अगर रुके ना वीडियो तो बता देना मुझे। देखो एक बारी क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने कल की क्लास में पढ़ा था। कल क्या पढ़ा था हमने? साइमन कमीशन तक हुआ था हमारा। देखो हमने सबसे पहले देखा था 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो फेल क्यों हुआ था। क्या रीजन थे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को फेल होने के? बताओ क्या रीजन थे 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फेल हुआ था? हमने मांगी थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इन्होंने हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे डायरकी तो थी, पर वो डायरकी कैसी थी? फॉल्स डायरकी थी, क्योंकि उन्होंने रिजर्व लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट रखे जो बेसिकली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे और ट्रांसफर्ड लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट डाल दिए जो बिना रिजर्व लिस्ट के किसी काम के थे ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने रिजर्व लिस्ट में डाला फाइनेंस और ट्रांसफर्ड लिस्ट में डाल दिया एजुकेशन, ठीक है। अगर एजुकेशन को प्रमोट करना है तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ना, तो पैसा लगेगा तो किस में आ गए फिर हम? रिजर्व लिस्ट में आ गए, क्योंकि फाइनेंस कहाँ है? रिजर्व लिस्ट में। और एक प्रोविजन था कि रिजर्व लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे कंट्रोल किसका होगा? वायसरॉय प्लस स्टेट, ठीक है। मतलब स्टेट वहां पे कर तो सकता है पर वायसरॉय की परमिशन के बिना वो नहीं कर सकता। और सेम जब हम बात करते हैं ट्रांसफर्ड लिस्ट की तो वहां पे स्टेट खुद से कर सकता था, वहां पे वायसरॉय की परमिशन की जरूरत थी नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या था? एक तो पैरा, देखो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी तो सही पर सिर्फ नाम की, इसका कुछ फायदा था नहीं, ठीक है। हमने मांगा था बायकैमरलिज्म। कहां पे मांगा था हमने? स्टेट लेवल पे, ठीक है। मतलब प्रोविंशियल लेवल पे हमने बायकैमरलिज्म मांगा था, पर हमको मिला कहां बायकैमरलिज्म? सेंट्रल लेवल पे बायकैमरलिज्म इन्होंने दे दिया। पूरी तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी इन्होंने नहीं दिया। हमने मांगा था कि हमको चाहिए एडल्ट फ्रेंचाइज, इन्होंने लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज दिया। मतलब राइट टू वोट तो दिया, बट कैसा राइट टू वोट दिया? लिमिटेड राइट टू वोट दिया, ठीक है। सब लोगों को राइट टू वोट था नहीं, ठीक है। सिर्फ जो बेसिकली बहुत अमीर लोग हुआ करते थे या जिनका बहुत ज्यादा नाम हुआ करता था उस टाइम पे, उन्हीं को राइट टू वोट था। की फैक्ट्स क्या थे 1919 के एक्ट के? इस टाइम पहली बार ही हमने पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करी, ठीक है। जैसे हम आज मॉडर्न डे यूपीएससी देखते हैं तो इसकी नींव कब रखी गई? 1919 में। तो पहली पब्लिक सर्विस कमीशन 1919 के एक्ट में एस्टैब्लिश की गई, ठीक है। बायकैमरलिज्म हमने दिया कुछ प्रोविंसेस में, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, बिहार में एंड असम में, इन जगह बायकैमरलिज्म भी दे दिया था, ठीक है। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन बेसिकली 1919 का जो एक्ट था उसको चेक करने के लिए कि उस एक्ट का इंपैक्ट कैसा आया इंडिया के ऊपर, उसको चेक करने के लिए कमीशन इंडिया आ रहा था, ठीक है। ये साइमन कमीशन कहां बनी थी? ब्रिटेन में बनी थी और इसके अंदर कोई भी इंडियन था नहीं। अब 1919 के एक्ट को चेक करना था इसको, और साथ में जो 1935 का एक्ट आने वाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके लिए एक प्री रिक्विजिट रखना था इनको, कि मतलब देखना था कि 1935 के एक्ट में क्या क्या चीजें इनको डालनी है। तो ये इसलिए इंडिया आ रहे थे। अब सीधी सी बात है, तुम इंडिया के लिए आ रहे हो और तुम्हारे अंदर कोई इंडियन ही नहीं है, इसलिए इसको बहुत बड़ा बैकलैश देखना पड़ा इंडिया के अंदर और इसको वापस यहां से जाना पड़ा, ठीक है। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अंदर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कहां से रनसेक्ट किया गया है? 1935 के एक्ट से। जितने मैक्सिमम प्रोविजन हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज के टाइम में देखते हैं वो सारे कहां से लिए हमने? 1935 से। याद रखना, मैं तुम्हें एक चीज बताई थी, हमने कॉपी नहीं किया है, हमने क्या किया है? रैंसेक्ट किया है। रैंसेक्ट और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है? और रैंसेक्ट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा उठाते हैं। रैंसेक्ट का मतलब है वो बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस जो उस टाइम पे एक्सेप्टेबल थी, ठीक है। जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सब लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में डाल रहे थे, तो हम क्या ये बोल देंगे नहीं हमें कॉपी नहीं करना सर, आप डाल लो फंडामेंटल राइट, हम नहीं डालेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट। वो उस टाइम की बेस्ट नोन प्रैक्टिस थी तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालनी थी। तो हम क्या करते हैं, जो बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस होती है जब उसको सिलेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसेक्शन, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रैंसेक्टेड तो है बट कॉपी नहीं है, ठीक है।
तो क्या क्या हुआ इस एक्ट के अंदर, इसको हम इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसने पहली बारी फेडरल गवर्नमेंट की बात करी, मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ पावर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, क्योंकि यहाँ पे पावर फिर से हमने क्या कर दी थी, प्रोविंसेस की तरफ देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब देखो ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का फेस है। मैंने तुम्हें बताया था कि फर्स्ट स्टेप सेंट्रलाइजेशन का कौन से, उसको बोलते हैं हम 1773 के एक्ट को, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल विल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ, अरे बंगाल हुआ था, इंडिया तो बहुत बाद में हुआ, पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, वो सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल था। ठीक है, और सिर्फ नाम के लिए नहीं, उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी इन्होंने दी हुई थी। ठीक है, मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन हुआ 1833 के अंदर, जिसमें हमने सारी प्रोविंसेस लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था, और सारी की सारी लॉ मेकिंग पावर्स किसको ट्रांसफर हो गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो, फिर उसको हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, क्योंकि सारी की सारी पावर्स उस पर ट्रांसफर हो गई थी। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या था, 1861, और मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन कौन से एक्ट में हो गया, 1935, क्योंकि हमने फिर से पावर्स देनी स्टार्ट करी किसको, प्रोविंसेस को। ठीक है, ये कुछ अदर प्रोविजंस थे जो इसके अंदर आए, जैसे डायरकी अबॉलिश एज प्रोविंसेस बट इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर। हमने पहले प्रोविंसेस पर डायरकी लेकर के आए थे हम। ठीक है, तो डायरकी प्रोविंसेस लेवल पे तो हमने खत्म कर दी, हमने फिर डायरकी कहाँ इंट्रोड्यूस कराई, सेंटर लेवल पे। डायरकी का मतलब समझ रहे हो ना तुम, क्या है डायरकी का मतलब, है डिवीजन ऑफ पावर, है कि हम पावर को दो उसमें डिवाइड कर रहे हैं, एक है हमारा प्रोविंस और एक है हमारा सेंटर। ठीक है, तो कुछ लिस्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने सेंट्रल लिस्ट में डाल दिए, जिसपे लॉ बनाने का काम सिर्फ किसका है, सेंटर का। कुछ हमने डाले प्रोविंस लिस्ट में, उस पर लॉ बनाने का काम किसका है, प्रोविंसेस का। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं डायरकी। जब हम डायरकी लेकर के आए थे तो लेकर के आए थे प्रोविंस लेवल पर। 1935 के एक्ट के अंदर हमने प्रोविंस लेवल से डायरकी को हटा दिया, कहाँ इंट्रोड्यूस कराया डायरकी को, सेंट्रल लेवल पर डायरकी को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। साथ में हमने 3 पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए 1935 के अंदर। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हम आज देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की नींव है पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी की बात करते हैं। ठीक है, मॉडर्न डे में जैसे यूपीएससी है, वैसे उस टाइम पे 3 सिविल सर्विस कमीशन हुआ करती थी। एक थी हमारी फेडरल, एक थी हमारी प्रोविंशियल और एक थी हमारी जॉइंट। फेडरल सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल थी हमारी प्रोविंशियल लेवल पे जितने भी सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट होंगे, और जॉइंट तो फेडरल और प्रोविंस दोनों लेवल पे जब हम अपॉइंट कर रहे थे उसको बोलते हैं हम जॉइंट सिविल सर्विसेज। ठीक है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन हम आज के टाइम में देखते हैं, यूपीएससी है हमारा, स्टेट पीसीएस है हमारा, सेम ऐसी है। यूपीएससी क्या है, फेडरल पे है, स्टेट पीसीएस, जितने हमारे स्टेट पीसीएस हैं, स्टेट पीएससीज हैं, वो क्या है हमारे प्रोविंशियल लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक चीज़ आती है अगस्त ऑफर। क्या आता है, अगस्त ऑफर। इसमें ये हमारी एक डिमांड मान लेते हैं कि ये बोलते हैं कि सर अब आपको हम दे देंगे डोमिनियन स्टेटस। क्या देने के लिए राजी हो जाते हैं, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस से हम क्या समझते हैं, डोमिनेंट स्टेटस से हम ये समझते हैं कि हमारे पास कंट्रोल तो पूरा हमारा होगा, ठीक है, बट हमारा एक नॉमिनल हेड होगा जो ब्रिटेन में बैठा होगा, और वो क्या होगी, वहां की क्राउन। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे जो बैठा होगा हमारा नॉमिनल हेड कौन होगा, क्राउन होगा ब्रिटेन का। यहाँ पे हमारे पास सारा कंट्रोल हो जाएगा, बट हमारा एक नॉमिनल हेड होगा जो ब्रिटेन में बैठा होगा, वहां का क्राउन। इस स्टेटस को हम क्या बोलते हैं, डोमिनियन स्टेटस। तो हमको ब्रिटेन बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेंट स्टेटस देने के लिए राजी हो गए थे 1940 के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या था, अब ये जो अगस्त ऑफर था ना, इसको फॉर्मलाइज करने के लिए इंडिया के अंदर एक कमेटी आई, जिसको हम क्रिप्स मिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्स मिशन। ठीक है, ये क्या करने आए थे, अगस्त ऑफर को इंडिया के अंदर फॉर्मलाइज करने के लिए आए थे। मान लो मैंने कुछ बात कह दी, ठीक है, बट मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई और एक व्यक्ति जाएगा जो मेरी बात को रिटर्न में लेकर के जाएगा और वहां पे फॉर्मलाइज करेगा उसको। सेम ऐसी अगस्त ऑफर को फॉर्मलाइज करने के लिए कौन आया था, क्रिप्स मिशन आया था। फिर 1946 में आता है हमारा कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये 40 और 46 के बीच में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 1942 का। क्या था वो, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियंस की तरफ से भी बहुत ज्यादा क्या था, इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा था ब्रिटिशर्स को। ठीक है, साथ में उन्हें भी दिख रहा था कि अब इंडिया हमारे लिए इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बचा नहीं है, जितना एक्सप्लॉइट कर सकते थे उतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करके वो यहाँ से जा चुके थे। प्लस एक इवेंट और हुआ, इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, तो उनको वहां से भी बैकलैश देना पड़ा। ठीक है, तो जब इतनी जगह से इनको इतना बैकलैश आ रहा था, तब इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम इंडिया को छोड़ के
चले जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक फैक्टर नहीं था ब्रिटिशर्स का इंडिया से जाने के लिए, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे। अभी पॉलिटी में सिर्फ इतना समझो कि जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, वर्ल्ड वॉर, ठीक है, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर इसके बाद में डू और डाई मूवमेंट आएगा, तो ये कुछ मूवमेंट थे जिन्होंने बेसिकली ब्रिटिशर्स को बिल्कुल बैक फुट पे ला करके रख दिया था, और अब उनके इंडिया वैसे भी इतना प्रॉफिटेबल लग नहीं रहा था उनको, ठीक है, क्योंकि सारा वेल्थ तो यहाँ से ड्रेन कर ही चुके थे, वो कुछ बचा ही नहीं था हम पे। तो 1940 में आता है हमारा अगस्त ऑफर, इसको फॉर्मलाइज करने के लिए 1942 में आता है हमारा क्रिप्स मिशन। इनकी वो क्या थी कि हमको क्या दे रहे थे, डोमिनियन देने के लिए रेडी हो गए थे। जब तक हम लोगों की भी आंखें खुल चुकी थी, अब हमें डोमिनियन नहीं चाहिए था, अब हमें क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज। ठीक है, इसके बाद में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। अब इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, जो बेसिकली क्लेमेंट एटली था, ठीक है, क्लेमेंट एटली रिप्लेस करता है चर्चिल को। ठीक है, चर्चिल की सरकार गिर जाती है और किसकी सरकार आती है, क्लेमेंट एटली की। अच्छा, इसका इंडिया पे इम्पैक्ट कैसे पड़ा, क्योंकि जो बेसिकली चर्चिल था ये इंपीरियलिज्म के बहुत ज़्यादा साथ रहता था, मतलब इसको इंपीरियलिज्म पसंद था, इसको बहुत ज़्यादा उससे वो रहता था। ठीक है, वहीं जब क्लेमेंट एटली की सरकार आती है ब्रिटेन में, ठीक है, ये इंपीरियलिज्म से बहुत अगेंस्ट में रहता था, इसको इंपीरियलिज्म बिल्कुल पसंद नहीं था। इंपीरियलिज्म तो हम समझते हैं क्या होता है, क्या होता है इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म। जब एक पावरफुल कंट्री सब्जुगेट करती है अपने से लेस पावरफुल कंट्री को बाय पॉलिटिकल एंड लीगल मीन। ठीक है, मैं तुमको एक चीज बताई थी इंडिया के ऊपर, ठीक है, जब हम बोलते हैं मैं गुलाम बनाया, असलियत में इंडिया कभी गुलाम बना ही नहीं। गुलाम का मतलब होता है स्लेव, पर हम लोग जानते हैं इंडिया कभी स्लेव स्टेट रहा ही नहीं, हम कॉलोनी रहे। कॉलोनी का मतलब है कि हमारे ऊपर जो सब्जुगेशन किया गया वो कैसा था, पॉलिटिकल एंड लीगल, फोर्सफुल सब्जुगेशन था ही नहीं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में आया क्यों, क्योंकि पीएम जो बेसिकली क्लेमेंट एटली था उसने रिप्लेस कर दिया था चर्चिल को। चर्चिल इंपीरियलिज्म के साथ था और क्लेमेंट एटली इंपीरियलिज्म के खिलाफ था। ठीक है, एक 3 मेंबर की ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेलीगेशन थी, ठीक है, इसको कैबिनेट मिशन हम बोलते हैं। इसी ने इंडिया के अंदर आके एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात करी, पर इसने भी, ठीक है, कैबिनेट मिशन डोमिनियन देने की बात तो मान गया था, बट ये 2 डोमिनियन देने की बात नहीं माना था। ठीक है, 2 डोमिनियन देने की बात नहीं माना था। इससे हम क्या मतलब समझते हैं कि इंडिया की डिमांड तो थी, हमको तो डोमिनियन देने के लिए रेडी था, पर एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान बनाने के लिए रेडी ये नहीं था। तो ये 2 डोमिनियन के लिए रेडी नहीं था, 1 डोमिनियन के लिए रेडी था। तो इसने भी पाकिस्तान की डिमांड को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया था। चल जा भाई, तो इसने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद में हमको बोला गया कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए और आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन बनाना तैयार कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था हमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए सबसे पहले इलेक्शन हुए। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हुए। ठीक है, ये इलेक्शन कैसे थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इलेक्शन में तुम्हें डिफरेंस समझा चुका हूं, क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर। मेथड कैसा था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दोनों मैंने तुम्हें कल बहुत डिटेल में समझाए थे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी क्या होता है। ठीक है, अब देखो इलेक्शन हुए, इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा, इलेक्शन का रिजल्ट रहा टोटल सीट्स थी 389, ठीक है, जिसमें से इलेक्टेड सीट्स थी 296, बची हुई जो सीट्स थी वो सारी की सारी जानी थी प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, मतलब प्रिंसली स्टेट जो राजा रजवाड़े थे इंडिया के अंदर, ये भी अपने बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव को भेजे और आकर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे और देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बन कैसे रहा है और क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल सीट्स थी 389, इलेक्टेड हुई 296 पे इलेक्शन हुए। कांग्रेस को मिली 208 सीट, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स और 15 सीट मिली अदर को, और प्रिंसली स्टेट्स को बची हुई 93 सीट्स मिल गई। अच्छा, अब इसके बाद में ना मुस्लिम लीग ने इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कर दिया बॉयकॉट। क्या कर दिया, बॉयकॉट, के इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम लोग नहीं बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो उनकी वैसे ही माइनॉरिटी हो गई यहाँ पर, ठीक है, मुस्लिम लीग की माइनॉरिटी हो गई, प्लस ये लोग डिमांड भी कर चुके थे किसकी, इनको चाहिए एक बुद्धिहीन देश। ठीक है, लो आई के पीपल्स थे, इनको पाकिस्तान चाहिए था। ठीक है, तो इन्होंने डिमांड करी पाकिस्तान के लिए। इतना अभी तक का सबको क्लियर है, अभी तक की पूरी स्टोरी समझ में आई, कैसे हम लोग 1773 के एक्ट से कहां तक पहुंच गए,
कहाँ तक पहुँच गए? 1940। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा, तुमने उतार लिया सारा का सारा। अब इसमें बस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लो, ठीक है, कुछ ऐसा वो नहीं है, क्या ब्लैक, कोई नहीं। इसके बाद हमारा आता है माउंट बैटन प्लान। ठीक है, ये जो माउंट बैटन प्लान होता है ये हमको डोमिनियन देने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, डोमिनियन देता है हमको, और साथ में ये एक डोमिनियन के लिए नहीं, दोनों डोमिनियन देने के लिए मान जाता है। मतलब फर्स्ट टाइम माउंट बैटन प्लान में कौन सी डिमांड मान ली जाती है? पाकिस्तान की डिमांड को मान लिया जाता है माउंट बैटन प्लान के अंदर। इसके बाद में हमारा आता है इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट एक्ट, और इंडिया को क्या मिल जाती है? इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ये सारा का सारा मॉडर्न का पार्ट है, इसमें सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा कि माउंट बैटन प्लान में हुआ क्या था और इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट के क्या होते हैं। अभी इतना समझ में आया कि जितना हमने समझा यहाँ से हम पूरी आज़ादी तक पहुंच गए। माउंट बैटन प्लान में पहली बार पाकिस्तान की डिमांड मान ली गई, और उसके बाद में हमारा इंडिपेंडेंट एक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? ये था हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, कैसे हम पूरी हमारी पॉलिटी जो हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं वो कैसे डेवलप हुई और कितने एक्ट हमारे इंडिया के अंदर आए। ये सारा का सारा अभी तक हमने पढ़ लिया है। अब हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल। क्या पढ़ेंगे? प्रीएम्बल। अब देखो, अब थोड़ा दिमाग खोल के बैठना क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आज मैं तुम्हें समझाऊंगा, और शायद तुमने पहले उन कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा पर शायद तुम्हें पता नहीं होगा, तुमने इतनी डेप्थ में जाके उसको समझा नहीं होगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करें आगे। इतना तो सबको क्लियर? यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई डाउट है कि कैसे यहाँ तक पहुँच गए हम? हो गया ना? अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोग बैठ चुके हैं, वो हमारा क्या बना रहे हैं? आइन बनाएंगे। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल से कहानी। अभी बताऊंगा ना, वही तो बताना है। देखो क्या क्या तुम बताओ। प्रस्तावना, प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना। देखो अब हम बात करेंगे प्रीएम्बल की। ठीक है, देखो अब मैं सीधा तुम्हें ये बढ़ाना स्टार्ट नहीं करूंगा कि प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल कैसे मतलब क्या चीज़ें हैं प्रीएम्बल के अंदर, क्या पॉइंट है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारा नेचर है, या फिर क्या हमारे प्रीएम्बल की पावर कहाँ से आती है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे चल के। सबसे पहले मैं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्रिएट करूंगा जिससे तुम्हें समझ में आए कि प्रीएम्बल है क्या चीज़ और क्यों इंडिया के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पे हमारा क्या है? प्रीएम्बल है। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं। देखो ये बात है 1946 की। कब की बात है? 1946 की। हमने बोल दिया कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है। ठीक है, हमने क्या डिसाइड किया कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है, मतलब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना आइन लिखना है। ठीक है, पर ऐसे थोड़ी हवा में उठ के कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव तो देना पड़ेगा ना कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज़ डालना चाहते हैं, हम अभी कहाँ पर हैं, हम जाना कहाँ पर चाहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हुई 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया, इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया, इसमें बताया गया कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना के जाना कहाँ चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, चलो कॉन्स्टिट्यूशन सब बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम चाहते क्या है कॉन्स्टिट्यूशन से? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या वैल्यूज को डालना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा देखते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करूँ,
कि हम अपने पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आगे आने वाले टाइम में कैसा देखते हैं। ठीक है, तो ये बात पहली बार किसने बताई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, और इन्होंने कहां पेश किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एम टू प्रोवाइड द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका एम था कि हम एक गाइडिंग लाइट दें कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिशा में बनाना है। ठीक है, मतलब मुझे एक बिल्डिंग तैयार करनी है। ठीक है, तो पहले तो मैप बनेगा ना, उस मैप में हम डिसाइड करेंगे कि बिल्डिंग बननी कैसे वाली है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं अभी, प्रीएम्बल नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बता रहा है? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये बता रहा है कि अभी हमारी कंडीशन क्या है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बनाने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम उसके अंदर डालेंगे और हम किस राह की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, ये बताता है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। व्हाट पिक्चर ऑफ इंडिया डू वी वांट टू शो टू दी वर्ल्ड। हम दुनिया को कैसी पिक्चर दिखाना चाहते हैं इंडिया की, मतलब हम लोगों को कैसा दिखाना चाहते हैं कि इंडिया क्या है और कैसा दिखता है इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फोटो वोटो नहीं खींच रहे इंडिया की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। दिस रिजोल्यूशन लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रीएम्बल। अब ये है समझने वाली बात, इस रिजोल्यूशन ने प्रीएम्बल के लिए फाउंडेशन रखा। ये खुद प्रीएम्बल नहीं है, प्रीएम्बल के लिए फाउंडेशन इसने रख दिया कि प्रीएम्बल कैसी होने वाली है। ठीक है, अभी समझेंगे प्रीएम्बल होता क्या है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा अभी सब कुछ। अभी इतना समझ में आया कि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहली बारी क्या निकाला? एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। किसने निकाला? जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि हम कहां पर हैं और हम किस तरफ जाना चाहते हैं, हम अपनी पॉलिटी को कैसे देखते हैं आने वाले टाइम में, कि हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा होने वाला है, इंडिया की कंडीशन कैसी होगी आने वाले टाइम में पॉलिटिकल। ठीक है, और हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अच्छा, हम इतना लड़ रहे हैं, अरे हमें अपना संविधान बनाना है, संविधान बनाना है, संविधान बनाना है, तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि संविधान बनाना कैसे है और क्या चीजें उसके अंदर हमें डालनी है, क्या वैल्यूज को उसके अंदर इनकलकेट करना है। ठीक है, और ये चीज बताने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेकर क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसमें इन्होंने बताया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें डालने वाले हैं और क्या चीजें, क्या वैल्यूज हम उसके अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, फिर 22 जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 22 जनवरी 1947 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। इन्होंने मान लिया कि अब हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है और अपने संविधान को ऐसी, मतलब हमें अपने संविधान को इस रूप में डेवलप करना है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इसको उतारो। किसी का कोई डाउट? मैं तुम्हें सब कुछ बेस से बढ़ा रहा हूं बिल्कुल एकदम, जैसे तुमने कभी पॉलिटिक्स खोल के ना देखी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता हो। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है पॉलिटी में। तो सारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, पता चले माइक ही नहीं चल रहा, बीटी हो जाएगी। अब तो मैंने लगा दिया कैमरा, तुम की फोटो खींच रहे हो। अब किसी को अगर नोट्स नहीं बनाने हो क्लास में, मतलब कोई हो आलसी बच्चा जो चाहता हो कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके भी देख सकता है। नहीं, अभी यहाँ बैठ के जो नोट्स नहीं बना रहा उसके लिए बता रहा हूँ मैं, वरना घर पे जाके वैसे देखोगे तो रिवीजन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। पर यहाँ बैठे हो फिर भी यहाँ नोट्स नहीं बना रहे और घर पे जाके फिर सोच रहे हो कि नोट्स बनाएंगे, तो फिर तो अपनी ज़िंदगी के साथ तुम बढ़िया खेल रहे हो। क्या प्राइवेट हुआ? नहीं सॉरी, पब्लिक होगा, प्राइवेट क्यों होगा, पब्लिक होगा। क्या फोन फोड़ देंगे, फोन छोड़ देंगे? क्यों भाई? मुझे इन्फ्लुएंसर नहीं बनना, मुझे टीचर बनना है, टीचर बने रहने दो। क्या
मैं आ गया, कूदने वूदने वाला नहीं हूँ ना, यहाँ मेरी आंखों से लेजर निकालूंगा मैं। क्या ना ना भाई, ना यहाँ शायरी वायरी चलेगी, ना वो यूट्यूब व्यूज़ के चक्कर में कोई शायरी वायरी नहीं करने वाला, ना मेरी आंखों से यहाँ लेजर वेजर निकलेगी। हम क्वालिटी पे खेलेंगे। इसमें दिख रहा है स्क्रीन में कोई पूरा साफ दिख रहा है, वर्ड लिखा हुआ बीच में थोड़ी पढ़ रहा होगा, पीछे पढ़ रहा होगा ना। विजिबल है, दिख रहा, पढ़ा जा रहा है बच्चों, कोई पढ़ लेगा देख के। अरे अभी तो मैंने दिख रहा है, ये दिख रहा है बोर्ड। विजिबल है, कोई पढ़ लेगा आराम से। आज का टाइम मैक्सिमम रिवीजन में चला गया ना। हो गया, चले आगे। देखो 1947 में हमने अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। देखो वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। ये जो हमारे सामने दिख रहा है, ये कुछ देखा है तुमने ऐसा? सारी बुक्स पे होता है। किस पे होता है? सिर्फ एनसीईआरटी में होता है। ठीक है, क्या है ये बताता है। देखो हमने जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया है, इसमें क्या दिक्कत है? देखो ये क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल होता क्या है? हमने जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया है वो लिया है यूएसए से, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो हमने प्रियम्बल का यूएसए से लिया है, पर दोनों में एक चीज़ डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं यूएसए के प्रियम्बल की, तो उनका जो प्रियम्बल है वो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन की गाइड, ठीक है। दो चीज़ समझाऊंगा तुमको, एक होती है समरी, ठीक है, और एक होती है गाइड, ठीक है। समरी और गाइड में दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बताओ। और गाइड? वो गाइड है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने कोई स्टोरी लिखी है, कोई बुक लिखी, ठीक है, तो पहले मैं उसकी समरी लिखता हूँ या फिर पहले उसके प्रीफेस या फिर गाइड जिसको बोलते हैं वो लिखता हूँ? पहले समरी लिखते हैं। अगर मैं प्रीफेस की बात करूँ तो समरी पहले लिखी जाती है, प्रीफेस पहले लिखा जाता है? पहले प्रीफेस लिखते हैं, फिर बुक स्टार्ट होती है, फिर लास्ट में समरी आती है, ठीक है। हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, जो बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी वैल्यूज, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स हैं, ठीक है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है,
और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर है वो पावर कहां से मिलती है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, ठीक है, अभी सब कुछ समझाऊंगा बहुत डिटेल के अंदर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका नेचर कैसा है। एक हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है, ये बताता है हमारा प्रीएम्बल, ठीक है। वहीं जब हम यूएसए के प्रीएम्बल की बात करते हैं तो उनका प्रीएम्बल है प्रीफेस, ठीक है, उनका प्रीएम्बल ये बताता है, पहले उनका प्रीएम्बल बना फिर उसी के बेसिस पे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमारे साथ क्या है, हमने पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमने अपना प्रीएम्बल बनाया। हमारा प्रीएम्बल बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज है, उनका प्रीएम्बल बताता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज डाली जाएगी, ठीक है, मतलब उन्होंने पहले प्रीएम्बल बनाया फिर प्रीएम्बल के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड किया। हमने क्या करा, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमने क्या बनाया, अपना प्रीएम्बल, ठीक है। समझ में क्या डिफरेंस है एक समरी और एक प्रीफेस के अंदर। मैंने एक बुक लिखी, ठीक है, पहले बुक को पढ़ा पूरा, ठीक है, बुक को पढ़ने के बाद मतलब बुक को लिखने के बाद में मैंने एक समरी बनाई कि इस बुक के अंदर है क्या क्या चीजें, ठीक है, वो हो गई समरी। वो क्या है, किसका कॉन्स्टिट्यूशन, किसका प्रीएम्बल है, वो इंडिया का प्रीएम्बल। वहीं पे मैं एक चीज ये करता हूं कि मैं पहले एक प्रीफेस बनाता हूं कि पहले क्या कहते हैं, पहले मैं इसके बारे में लिखूंगा फिर मैं इसके बारे में लिखूंगा फिर मैं इसके बारे में लिखूंगा फिर मैं बुक को लिखना स्टार्ट करता हूं। तो पहले मैंने प्रीफेस बनाया फिर मैंने बुक को लिखना स्टार्ट किया। वो प्रीएम्बल किसका है, यूएसए का। तो यूएसए का प्रीएम्बल क्या है, प्रीफेस, और हमारा प्रीएम्बल क्या है, समरी। समझ में आया। हमारा प्रीएम्बल बताता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर कहां से ड्राइव करता है, उसका नेचर कैसा है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस तरफ जाना चाहते हैं। जैसे मैं जब इस प्रीएम्बल की बात करता हूं, ये हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. इसका मतलब क्या है, अभी सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें लग रही हैं, तुम्हें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या होती है सॉवरेनिटी, क्या होती है सोशलिस्ट, क्या होता है सेक्युलर, क्या होता है डेमोक्रेटिक, क्या होता है रिपब्लिक, ठीक है। सारी चीजों का अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अपने प्रीएम्बल पे, ये चीज बताती क्या है, ठीक है। ये जो हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, इसमें एक लाइन लिखी है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के। अब देखो तुम्हारी सोच पूरी तरह से बदलेंगे। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है पावर सोर्स। क्या है, पावर सोर्स, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर कहां से ले रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है क्योंकि उसको पावर किसने दी है, हम लोगों ने दी है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को पावर, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर अथॉरिटी कौन है, हम लोग हैं, मतलब जनता ही कॉन्स्टिट्यूशन की पावर अथॉरिटी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहां से लेता है, जनता से पावर लेता है। तो ये जो पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिलती है, कहां से मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर, हम लोगों से, क्योंकि हम लोग क्या हैं, भारत के नागरिक हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वीन किंग ऐसी कोई हेरिडेटरी पोजीशन तो नहीं एग्जिस्ट करती कि हमको क्वीन से पावर मिल रही हो, किंग से पावर मिल रही हो। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को किससे पावर मिलती है, जनता से पावर मिलती है। इसलिए हमारी पहली लाइन क्या कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर सोर्स क्या है हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा, ये कुछ बातें लिखी हैं, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये क्या बताता है, क्या लग रहा है तुमको देखने से, क्या शब्द है क्या ये, मैंने तुम्हें सोवरेन का मतलब बताया, ठीक है। अभी सारे वर्ड बहुत डिटेल में सबको समझाऊंगा। ये हमको बताता है नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है और क्या क्या चीजें उसके अंदर है, ठीक है। तो नेचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सोवरेन। वो बताता है कि जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हमारा जो बेसिकली इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कैसी कंट्री है, सोवरेन कंट्री है, ठीक है, सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है। अभी सारे वर्ड्स को बिल्कुल ब्रेक डाउन करूंगा एकदम डिटेल में, भी इतना समझो ये क्या बता रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे इंडिया का नेचर कैसा है। कैसा है, एक तो हम सॉवरेन है,
दूसरा हम क्या हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं और रिपब्लिक हैं। तो ये लाइन क्या बताती है, क्या बताती है, नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताता है, पावर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन को ताकत कहां से मिलती है। ये जो लाइन लिखी है क्या बताती है, नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये चार चीजें क्या बताती हैं, ये बताती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव, के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना करके हम अपने सोसाइटी के अंदर, इंडिया के अंदर करना क्या चाहते हैं। हम ये चार काम करना चाहते हैं। हम लोगों को जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, अभी समझाऊंगा सब कुछ बहुत डिटेल में कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, लिबर्टी देना चाहते हैं, आज़ादी देना चाहते हैं लोगों को। ठीक है, इक्वालिटी देना चाहते हैं लोगों को, सबके बीच में कोई असमानता ना हो, सब इक्वल हो। ठीक है, हम फ्रेटर्निटी की भावना लाना चाहते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, भाईचारे की भावना हम अपने देश के अंदर लाना चाहते हैं। और ये जो लास्ट लिखा हुआ है ये बताता है कि किस डेट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। क्या किया, अडॉप्ट किया। मेरी राइटिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमारी प्रियम्बल में पहली लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताती है, पावर सोर्स, के इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पावर कहां से मिल रही है, कहां से मिलती है, जनता से। ठीक है, फिर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या बताता है, नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या क्या चीजें। ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बना के हम करना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी में जस्टिस लाना चाहते हैं, लिबर्टी लाना चाहते हैं, इक्वालिटी लाना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी लाना चाहते हैं। और लास्ट क्या बताता है हमको, एडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, के कब हमने अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, डेट ऑफ एडॉप्शन। इतना क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट समझ में आया क्या है प्रियम्बल, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पीछे, अब समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ। अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन होगी क्योंकि तुम्हें ये वर्ड्स के मतलब नहीं पता। ठीक है, अब समझते हैं, अब होती है कहानी यहाँ से शुरू। वीडियो नहीं बन रही, चल तो रही है। अरे स्टोरेज का आया, बैटरी का आया, स्टोरेज, वीडियो तो चल रिकॉर्ड हो रही है ना। शायद बस 37 मिनट हुई अभी है, सही में। क्या दिक्कत होगी इसमें, क्या करनी पड़ेगी, नहीं नहीं मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है, शायरी वायरी नहीं बोल रहा मैं। अरे मुझे ये बताओ समझ में आया क्या है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, हमें सोर्स पता, क्या क्या बताता है हमारा प्रियम्बल, एक तो सोर्स बताता है पावर का, दूसरा नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चले आगे। अब देखो ये कुछ वर्ड थे जो हमने पढ़े हमारे प्रियम्बल के अंदर, जो कीवर्ड्स थे क्या क्या थे, चलो भाई क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी द पीपल। वी द पीपल क्या बताता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी, पावर वेस्टेड इन पीपल। ये बताता है कि इंडिया की जो पावर है वो कहाँ वेस्ट करती है, लोगों के अंदर। तो पावर कहाँ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, लोगों के अंदर। ठीक है, एक वर्ड था सोवरेन, एक वर्ड था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर, एक था डेमोक्रेटिक, एक था रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हमने पढ़े। ठीक है, इनको पढ़ेंगे अभी डिटेल में, यहां से तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा यार, इसके साथ क्या दिक्कत है। अब देखो जो हमारा प्रियम्बल है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, मतलब जो हमने अभी अपना प्रियम्बल है ये हमने बेसिकली कहाँ से, किस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर हमने अपना प्रियम्बल बनाया है। तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल है ये पहली बार किसने यूज़ किया था, यूएसए ने यूज़ किया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल। पॉपुलर सॉवरेनिटी की ये भी बात करता है कि मतलब यहाँ पे पावर किसके पास वेस्टेड है, पीपल के पास वेस्टेड है, सारे की सारी पावर्स किसके पास है, लोगों के पास है।
ठीक है। जो यूएसएसआर था प्रीवियसली, जिसको हम रशिया जानते हैं, मतलब अनडिवाइडेड जो रशिया हुआ करता था, ठीक है, ये बात करता है आइडल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। जस्टिस जो हमने भी पढ़ा, हमारे प्रियम्बल के अंदर जस्टिस लिखा हुआ है, ठीक है। ये जस्टिस का जो फिलॉसफी है हमने कहाँ से उठाई है? यूएसएसआर, उठाई नहीं बोलूँगा, रेंसेक्ट करी है, ठीक है। हमने कहाँ से रेंसेक्ट करी है? यूएसएसआर से। जस्टिस अभी समझाऊंगा जस्टिस होता क्या है। ये लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, ये था हमारे सोर्स ऑफ प्रीएम्बल। अब देखो अमेंडमेंट ऑफ प्रीएम्बल, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कुछ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। सोशलिज्म से सीधा उठाएगा इसमें। चलो देखो क्या लिखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात कर रहे थे। पावर वेस्टेड तो समझ में आ गया कहाँ पावर है, ठीक है। उसके बाद था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर। कैसा नेचर था? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। सबसे पहले बात करते हैं सोशलिज्म की। किसकी बात कर रहे हैं? सोशलिज्म की। सोशलिज्म बेसिकली समझो, जब हम पहली बार सोशलिज्म की बात करते हैं तो जो बेसिकली सोशलिज्म का कोर आइडिया था ना, वो कोर आइडिया था मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का, ठीक है। मैं तुम्हें सारे सोशलिज्म के वो समझा दूंगा। जब हम सोशलिज्म कोर आइडिया की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। मार्क्स, कार्ल मार्क्स का नाम सुना है सबने, ठीक है। तो सोशलिज्म जब हम हमारे दिमाग में जब सोशलिज्म आता है ना, सबसे पहले एक नाम क्लिक होता है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म को क्या बताया कि सोशलिज्म है क्या। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि एक सोसाइटी के अंदर ना, ठीक है, जब हम एक स्ट्रेटा की बात करें तो उसके अंदर ना तो कोई क्लास होनी चाहिए, ना ही कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। किस चीज़ की बात करता है? ना तो क्लास होनी चाहिए, ना ही कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। सारी ओनरशिप लोगों की कैसे होनी चाहिए? मतलब जितने भी हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज की जो ओनरशिप है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ना हो, वो कम्युनिटी के पास में ओनरशिप हो, ठीक है। मतलब एक सोसाइटी के पास में ओनरशिप होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या सरकार के पास ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे मान लो मैं बात करूं कि कोई वेल है, क्या है? एक कुआं है, ठीक है। सोशलिज्म क्या कहता है? ये जो कुआं है ना तो ये सरकार का होना चाहिए, ना ही ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होना चाहिए। ये किसका होना चाहिए? ये कम्युनिटी एज अ होल या फिर पूरी सोसाइटी का होना चाहिए। मतलब ओनरशिप कैसी होनी चाहिए? सोसाइटल ओनरशिप होनी चाहिए, किसी इंडिविजुअल के पास में, सरकार के पास ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। ये स्टेटलेस, ये किस चीज की बात करता है? एक तो स्टेटलेस सोसाइटी। स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब क्या है? कि सरकार नहीं होनी चाहिए। एक है क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी क्यों बोलता है ये? बेसिकली कार्ल मार्क्स का कहना ये था कि सोसाइटी के अंदर ना दो तरह के लोग हैं, ठीक है। एक है हमारे प्रोलेतारियात और एक है हमारे बुर्जुआ, ठीक है। इसको थोड़ा इजी करते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। टोटल सोशियोलॉजिकल टर्म्स हो गई। एक क्लास है हैव क्लास और एक क्लास है हैव नॉट क्लास, ठीक है। क्या कहता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर दो तरह की क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एक है हमारी हैव क्लास और एक है हमारी हैव नॉट क्लास। मतलब हैव क्लास वो है जिसके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और ये बहुत ज़्यादा रिच क्लास है। हैव क्लास कौन सी है? जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज की ओनरशिप है और ये बहुत ज़्यादा अमीर क्लास है। और एक क्लास है हमारी हैव नॉट क्लास। ये वो क्लास है जो बहुत ज़्यादा गरीब है और इसके पास में कोई भी ओनरशिप, रिसोर्सेज की ओनरशिप नहीं है। और इसका मानना ये है कि हमें हैव नॉट से सारे रिसोर्सेज, हैव क्लास से सारे रिसोर्सेज छीन करके क्या करने चाहिए? सोसाइटी के अंदर बांटने चाहिए और ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल के पास में नहीं होनी चाहिए। और साथ में सरकार का भी कोई रोल सोसाइटी के अंदर नहीं होनी चाहिए। ना ही सरकार होनी चाहिए, ना ही ओनरशिप प्राइवेट होनी चाहिए, ठीक है। कैसी ओनरशिप की बात करते हैं? ये पब्लिक ओनरशिप की बात करते हैं, ठीक है। अब समझो, ये जो कार्ल मार्क्स थे ना, ये करते तो थे पब्लिक ओनरशिप की बात, पर ये इनका मानना ये था
कि हम जब यहाँ तक पहुँचना है ना, अगर मतलब अगर हमें क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनानी है, मतलब अमीर गरीब बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करना है, सबको एक जैसे ओनरशिप के राइट देने हैं, तो हमें क्या कैसा रास्ता अपनाना पड़ेगा? रिवॉल्यूशन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कैसा रास्ता अपनाना पड़ेगा? रिवॉल्यूशन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। किस चीज के लिए? प्राइवेट प्रॉपर्टीज को खत्म करने के लिए। रिवॉल्यूशन मतलब ये बात करते थे वॉयलेट मीन की, कि बिना रिवॉल्यूशन के हम कभी भी सोशलिज्म को स्थापित नहीं कर सकते। मतलब हम सोसाइटी से प्राइवेट ओनरशिप को तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक हम उस सोसाइटी में क्या ना कर दें? रिवॉल्यूशन ना कर दें। रिवॉल्यूशन समझते हो क्या होता है? क्रांति, ठीक है। और कैसी क्रांति? वॉयलेंट क्रांति, ठीक है। मतलब ऐसे मारपीट करके ही, इनका मानना था कि वॉयलेंट मीन के थ्रू ही हम क्या अचीव कर सकते हैं? सोशलिज्म अचीव कर सकते हैं। अच्छा, सोशलिज्म की बात करते थे गांधी जी भी, ठीक है। जो कोर आइडिया है सोशलिज्म का, उसको हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। इनका मानना क्या था? मार्क्स का सोशलिज्म क्या था? ये कहता था हमें कैसी सोसाइटी होनी चाहिए? क्लासलेस एंड स्टेटलेस। ना ही स्टेट होना चाहिए, स्टेट मतलब सरकार, ना ही स्टेट होना चाहिए, ना ही कोई क्लास होनी चाहिए, मतलब अमीर गरीब जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सारी ओनरशिप, जो रिसोर्सेज हैं, कुएं हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, कार्स हो गए, इसकी ओनरशिप किन के पास होनी चाहिए? ठीक है, सोसाइटी के पास होनी चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं होनी चाहिए। मतलब प्राइवेट ओनरशिप के ये सख्त खिलाफ थे। और इनका मानना कैसा था कि यहां तक पहुंचने के लिए हम कैसे पहुंच सकते हैं? वॉयलेट, किसके थ्रू पहुंच सकते हैं? ठीक है, रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, और वो भी वॉयलेंस मीन के थ्रू, ठीक है। फिर हमारे गांधी जी भी थे। गांधी जी भी सोशलिज्म की बात करते थे, पर गांधी जी का जो सोशलिज्म था ना, वो थोड़ा डिफरेंट था। गांधी जी का सोशलिज्म क्या कहता है? बेस्ड ऑन ट्रस्टीशिप, नॉन वायलेंट, मोरल अप्रोच, फोकस ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेजेस एंड पुअर। ये बात करते थे कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ठीक है। ये गांधी जी ने नारा नहीं दिया सबका साथ सबका विकास, मैं बता रहा हूं। इनका मानना यह था कि सबका एक साथ विकास होना चाहिए। गरीब को उठाने की बात करते थे। ये नहीं कहते थे कि अमीर और गरीब को पूरी तरह से तबाह कर दो, सबको एक समान लेकर के आ जाओ। ये बात करते थे गरीबों को अपलिफ्टमेंट करने की। और इनकी जितनी भी अप्रोच है ना, वो मैक्सिमम होती है विलेज अप्रोच, ठीक है। कैसी अप्रोच होती है इनकी? विलेज अप्रोच, कि तुम बस गांव का उत्थान करो, मतलब गांव के अंदर ही बेसिकली अपलिफ्टमेंट करो, पूरी सोसाइटी अपने आप अपलिफ्टेड हो जाएगी। तो ये चाहते तो ये भी थे कि बेसिकली सोशलिज्म आए, ओनरशिप जो है किसी मतलब ज्यादा डिफरेंस ना रहे अमीर और गरीब के बीच में। पर ये भी नहीं चाहते थे कि अमीर और गरीब पूरी तरह से तबाह हो जाए। ये चाहते थे डिफरेंस रहे पर ज्यादा ना रहे, ठीक है। गरीब बहुत गरीब ना हो, ठीक है। तो ये गरीबों के उत्थान की तो बात करते थे, पर ये नहीं कहते थे कि आप जाके रिवॉल्यूशन कर दो। और वॉयलेंट मीन से तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ये चाहते थे शांति से गांवों का उत्थान करो, गरीबों की मदद करो, गरीबों को ऊपर उठने की मदद करो, अपने आप सोसाइटी के अंदर क्या आ जाएगा? सोशलिज्म आ जाएगा। तो गांधी जी का सोशलिज्म कैसा था? गरीबों की उत्थान की बात करते थे और गांवों के उत्थान की बात करते थे, ठीक है। पर किस मीन से बात करते थे? पीसफुल मीन से। ये कभी भी वॉयलेंट रिवॉल्यूशन के साथ नहीं थे, ठीक है। वहीं कार्ल मार्क्स के साथ था वॉयलेंट मीन के। वो कहता था कि सोसाइटी में सोशलिज्म तभी आ सकता है जब सारे अमीरों को मारो, बढ़िया तरीके से रिवॉल्यूशन लेकर के आओ, तभी जाकर के सोशलिज्म सोसाइटी के अंदर स्टैब्लिश हो सकता है। गांधी जी इसके जस्ट अपोजिट थे। अब इंडिया में जो सोशलिज्म फॉलो होता है ना, वो गांधीयन सोशलिज्म है ना वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है। इंडिया में जो सोशलिज्म फॉलो होता है वो है हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। अडॉप्टेड इन इंडिया कंबाइंस Marxist idea of welfare with Gandhian humanism, use democratic mean, not revolution। हमारा जो बेसिकली डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म है वो कहता है कि आप मार्क्स का जो वेलफेयर का आइडिया था वो उठा लो, ठीक है, कि वेलफेयर तो कर दो सोसाइटी के अंदर, और गांधी जी का उठा लो बेसिकली ह्यूमनिज्म का आइडिया, इंसानियत का, ठीक है, कि सोसाइटी के अंदर भला तो करो, वेलफेयर तो करो, और इंसानियत के साथ करो, और बिना किसी रिवॉल्यूशन के करो, ठीक है। सोसाइटी के अंदर चेंजेस लेकर के आओ, अमीर और गरीब के फर्क को कम करो, पर वो किसके बिना करो? रिवॉल्यूशन के बिना करो। कैसे करो? डेमोक्रेटिक मीन से, कानूनी रूप से करो, ठीक है। जितनी भी असमानताएं हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उसको खत्म तो करो, पर कौन से मीन से? डेमोक्रेटिक मीन से, ठीक है। मतलब रिवॉल्यूशन के थ्रू नहीं करो। इसको हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? ब्लेंड ऑफ गांधीयन एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। जब मार्क्स का सोशलिज्म और गांधी का सोशलिज्म मिलेगा तब क्या बनेगा हमारा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब समझ में आया? क्या है सोशलिज्म?
कि बेसिकली प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सोसाइटी के अंदर इनकम डिस्पैरिटी, या फिर मतलब मैं बोलूँ कि लोगों के अंदर असमानताएं ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। ये बताता है हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। गोल क्या थे इसके? क्लासलेस सोसाइटी, मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर एक क्लास ना बन जाए कि अमीर तो बहुत अमीर है और गरीब बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फ्री सोसाइटी, फ्री सोसाइटी का एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं हो, मतलब उसका शोषण भी नहीं होना चाहिए सोसाइटी का, ठीक है। इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ ऑल, और क्या होना चाहिए? सबका विकास, सबका भला होना चाहिए, विकास सबका नहीं हो सकता, ठीक है। हम बात करते हैं वेलफेयर की, ठीक है। समझ में आया सोशलिज्म क्या था? आ गया ना सबको समझ में सोशलिज्म क्या है? किसी को कोई कंफ्यूजन? समझ में आया सोशलिज्म क्या है? आगे चलें। इसमें क्या दिक्कत हो जाती है? कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी तुम्हारी? 50 मिनट पहले, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। क्या कर दो? चलो भाई अभी बैठे रहो, आज तुम्हारा शोषण करके जाऊंगा पूरा। अरे ये वाला शोषण गलत नहीं। अब तो वैसे भी यूट्यूब पे अब ज़्यादा बदतमीजी बातें वाली नहीं करेंगे, ठीक है, क्लास में थोड़ा सभ्य रहेंगे, ठीक है। अब हमारे आपको क्या कहते हैं, प्रियम्बल के अंदर हमने एक नेचर और देखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या था वो? सेक्युलर। सेक्युलरिज्म से हम क्या समझते हैं? किसी को अभी तक कोई आइडिया हो कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? जो धर्म को नहीं मानते वो सेक्युलर होते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सब धर्म को एक जैसा मानना। ये कोर कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का। क्या? नो कॉम्युनल बाउंड्रीज। और कोई? सेक्युलरिज्म क्या होता है? देखो, जब मैं बात करूं सेक्युलरिज्म के कोर कॉन्सेप्ट की, ठीक है, जिसको हम मैकियावेली का सेक्युलरिज्म भी बोलते हैं और जिसको हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म भी बोलते हैं। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का मतलब है कि जो स्टेट है हमारा, स्टेट मतलब हमारी सरकार, ठीक है, मतलब जो हमारा स्टेट सिर्फ सरकार नहीं होती, मतलब जितने भी ऑर्गमेंट्स हमारी गवर्नमेंट के, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमारी पार्लियामेंट, हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं, ठीक है, जितने हमारे सरकारी स्कूल हैं, मतलब जो भी चीज़ सरकार से जुड़ी हुई है वो स्टेट है। आगे समझाऊंगा, जब हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में समझेंगे कि स्टेट होता क्या है। तो नहीं चल रही क्या?